ओके, लेट्स टॉक अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि हमारा प्रेसिडेंट है। इससे पहले की सीरीज में हम अगर बात करें सिविक्स में हमने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ये हमारी जो सीरीज है बेसिकली क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से रिलेटेड वीडियो बनाने का आपको प्रॉमिस किया था। सिविक्स हमारा चल रहा है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है 3 वीडियो में, और प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, यानी कि दूसरा जो चैप्टर हमारा सिविक्स का है जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीओएम, प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक हमारा आता है। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट। संभावना यह है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हो सकता है 10 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इसी प्रेसिडेंट से आ जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आज जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा और भी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सीधे शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को जाकर एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी है तो उस देश में गवर्नमेंट होगी, रूल किया जाएगा। गवर्नमेंट का एक हेड होता है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन आपने सबने सुना होगा द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है। जब भी हम फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास आते हैं तो हमको इस तरह के क्वेश्चंस, जीके वाले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताओ इंडिया कौन सा था, पहला पहला प्रेसिडेंट कौन था। वैसे आपको ये भी बताया जाता था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन है, तो हम पढ़ते थे प्रेसिडेंट हैं। आज हम उसी प्रेसिडेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होता है। और इसे हम कह सकते हो कि रियल एग्जीक्यूटिव तो नहीं होता है, बट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के तौर पे हम कह सकते हैं, इसे कहा जाता है। तो आज डिटेल एनालिसिस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। आज के इस टॉपिक में क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का, इलेक्शंस कैसे होता है, उसका कंपोजिशन, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, टाइम पीरियड क्या है, और अगर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें एनालिसिस करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। और आपको अगर बेसिक आइडिया नहीं है तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। जैसे हमने लेजिस्लेचर बना, लेजिस्लेचर का बेसिकली मतलब था लॉ मेकिंग बॉडी, जिसका काम है लॉ का फॉर्मेशन कराना। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे हम पूछें कि साहब ये बताइए एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव का बेसिकली मतलब ये था जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है। तो एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखेंगे तो हमारे सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव जो हमारी है, उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं उसमें कई सारे कंपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत है, प्राइम मिनिस्टर भी है और सीओएम है। और ये सारे टॉपिक अपन को पढ़ने हैं इसके अंतर्गत। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, वीडियो हमारी चल रही है। तो बेसिक आपको आइडिया हो चुका कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं। इतने टॉपिक्स हमारे चैप्टर के अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है प्रेसिडेंट। और आपको मालूम है प्रेजेंट में हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति महोदया हैं इस समय, वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ये उन्हीं की पिक्चर है। और सबको मालूम है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, हमारे पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स। इससे पहले अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के पहले, तो श्री रामनाथ कोविंद जी रहे। ये अपने कानपुर नगर के बगल वाले कानपुर देहात के ही रहने वाले थे। ठीक है, तो पॉइंट की बात करता हूं सीधे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलिएगा। जब मैं पढ़ाता हूं तो पीडीएफ में तो दे ही देता हूं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेक योर ऑन नोट्स, अपनी खुद की नोट्स बनाना। जिससे क्या होता है, जब लिखते हैं ना आप हिस्ट्री में चीजें, कहते हैं ना प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि भाई याद नहीं होता, कैसे तैयार करें। एक बहुत ही सिंपल फंडा है, हिस्ट्री आप जितने बार पढ़ें उतने बार आप लिखते जाएं। जब लिख रहे होते हैं ना तो फैक्ट माइंड में बैठ जाती है, डेट्स, नेम, ये सब बैठ जाता है। और कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास कोई रास्ता नहीं। आप 10 बार पढ़ोगे भूल जाओगे, 2-4 बार लिख लोगे ना चीजें याद हो जाती हैं। डेट्स नहीं याद हो रही, आप उनको लिख के याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो। पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज है आपका द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में, इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। एज वी नो वेरी वेल दैट इंडिया का जो पहला व्यक्ति माना जाता है, फर्स्ट पर्सन माना जाता है, उस वो कौन है, प्रेसिडेंट है। पॉइंट वाइज आप मेंटेन करते चलिएगा। मैंने फिर से कहा
बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे क्लासरूम में डिटेल डिस्कशन किया जाता है, मैं वैसे ही करने वाला हूँ इसको। किसी ने पूरे साल हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, फिर भी अगर उसने अच्छे से कवर अप कर लिया ना चीजें, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 90 के प्लस तो आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि पूरा उसी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। पीवाईक्यू भी डिस्कस करूंगा मैं, पहले चैप्टर का भी पीवाईक्यू मैंने डिस्कशन नहीं किया है। दूसरा आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। हमारे यहाँ तीन प्रकार की बेसिकली डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इन तीनों का जो हेड होता है ना, वो प्रेसिडेंट होता है। तीनों का हेड, इन तीनों के हेड होते हैं इंडिविजुअल, और वो तीनों रिप्रेजेंट किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रेसिडेंट इज अ चीफ हेड ऑफ अ, या कह सकते हो कमांडर ऑफ अ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे आते हैं, सीओएम एडवाइज द प्रेसिडेंट। यहाँ पर सीओएम का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारी जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा जो अदर मिनिस्टर्स है, उन सबको मिलाकर बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करता है। प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा तो विद द रिकमेंडेशन एडवाइस ऑफ सीओएम के द्वारा ही करेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सीओएम, तो सीओएम नहीं होता है, जो एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर जो चाहता है वही होता है, बट नाम के लिए सीओएम कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट किसी की मिनिस्टर की हिम्मत है कुछ कर सके? नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ, या तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब बहुत ताकतवर होगा तो फिर बिल्कुल नहीं होगा, अगर थोड़ा लीनियंट होता है तो फिर इफेक्ट होता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बारे में तो सब जानते हैं कितने स्ट्रिक्ट हैं, तो किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इंदिरा गांधी का एक जलवा हुआ करता था, तो उनके सामने किसी मिनिस्टर की बोलती नहीं निकलती थी। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये हमारी हुई। अब आते हैं जरा सा प्रेसिडेंट के बारे में, सीधा टॉपिक पे एंटर करते हैं। आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें पिक्चर ऐड कर दी थी। वो आई थिंक दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस देखिए, जब भी वीडियो देखा करें ना, तो क्या होता है ना, हम 360 में देखते हैं। 360 में आप नेट आप सबके पास होता है, आप मिनिमम 480 में देखा करिए या 720 में देखा करिए, तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा वीडियो। नेट अगर आपके पास है अनलिमिटेड वाला, तो आप 720 देख सकते हो, नहीं है तो 480 वाला लगा सकते हो आप क्वालिटी में। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार प्रेसिडेंट अपन को बनना है, तो क्या प्रेसिडेंट अपन भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्या? क्या आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्या? कुछ तो कंडीशंस होंगी ना प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, उनमें से क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दिस शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अपन भी इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया है, तुम भी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यार भैया बड़ी खुशी वाली बात है। अपन जब कर ही सकते हैं पार्टिसिपेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इससे अच्छी बात क्या है? फिर दूसरा देखते हैं, क्या कुछ और भी कंडीशन है क्या? कह रहा है कि शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज। ये मसला फंस गया, ना तो मैं हूं ना तो आप हैं। यानी कि वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिसके मिनिमम 35 ईयर एज हो चुकी हो, यानी कि 35 साल लगभग एज हो चुकी होगी, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड, यानी कि वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लायक होगा, दैट शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगला पॉइंट क्या है? शुड बी एलिजिबल टू मेंबर ऑफ लोकसभा। वो व्यक्ति लोकसभा के जो जो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बनने के लायक है। इस मीन दैट व्हाट? इट्स मीन कि वो सारी क्वालिफिकेशन दैट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा वाली सेटिस्फाई करना चाहिए उस व्यक्ति को जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनल या कह सकते हो एलिजिबल है। पॉइंट क्लियर है? इट इज वेरी सिंपल। एंड लास्ट इज दैट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, यानी कि लाभ का पद हो, जहां से किसी ना किसी तौर पे गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स मिल रही हो, पैसा मिल रहा हो, सैलरी आ रहा हो, प्रॉफिट उठा रहा हो किसी ना किसी तरीके से, गवर्नमेंट के टैक्सेस के द्वारा पब्लिक जो दे रही होती है, वो सरकार उसको सैलरी के रूप में लोगों को देती है, तो उस तरीके से आप किसी प्रकार का बेनिफिट न ले रहे हो, दैट इफ यू आर नॉट, तो आप एलिजिबल हो जाओगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। सो दीज आर द मोस्ट कह सकते हो 4। अब इसके आगे बहुत सारे जो प्रॉफिट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर तो आ ही गए ना। लोकसभा का जो मेंबर बनने का एक पॉइंट डाला गया, दैट एवरीथिंग दे विल कंटेन। अच्छा, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वालिफिकेशन क्लियर हो चुकी है, इट्स वेरी ऑब्वियस की क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगला, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी थोड़ा सा होगा, शायद पिक्चर का इशू होगा, लेकिन बस मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता चलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने पिक्चर ऐड कर दी, पीडीएफ देखने में आपको और अच्छी लगेगी इससे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है यार, अपन ना एलिजिबल है, 35 ईयर एज हो गई अपन की, अपन इंडिया के सिटीजन भी हैं, लोकसभा का मेंबर बनने लायक भी हैं, और कोई भी लाभ के पद में नहीं है।
अब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो एक चीज और समझना, इलेक्शन के जब इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे तो इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेगा ना, वोट करेगा ना। मान लेते हैं आप कैंडिडेट खड़े हो गए इलेक्शन के तौर पे, और जब कैंडिडेट के तौर पे आप खड़े हो गए तो आपको वोट करने के लिए जो वोट करेंगे, क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी हम बात करेंगे इस पे, डिटेल भी बात करेंगे क्यों होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है जहां पर लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं करते हैं, बल्कि लोगों ने जिन लोगों को इलेक्ट किया है, दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे लोकसभा के सांसदों को हमने चुना है और वो पार्टिसिपेट करेंगे, विल डिस्कस लेटर ऑन। जैसे एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, उनको हमने इलेक्ट किया है, वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो दैट्स द पार्ट ऑफ दिस वन। नाउ कम टू द पॉइंट, जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी लोगों के ग्रुप को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। ये कोई कॉलेज नहीं है जहां पर पढ़ने लोग जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है, पूछा जाता है व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी आपको बताना है कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, दैट इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है, वो सारे लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कौन कौन करते हैं, तो जरा समझते हैं वन बाय वन। पहला पहला आपका, दैट ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक या तो आप ये बोल दीजिए या तो आप बोल सकते हैं दैट इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के वो सांसद जो चुन कर आए हैं, इलेक्ट होकर के आए हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। द फर्स्ट कह सकते हो कंडीशन आपकी ये रखी गई। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा दैट ऑल द मेंबर, एमसीक्यू फंस सकता बहुत अच्छे से यहां से, दैट ऑल द, एक ऑप्शन में डालेगा ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नो, इट इज रॉन्ग, बिकॉज नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब नॉमिनेटेड मेंबर कौन से, आपको मालूम होगा दैट 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अ राज्यसभा, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, जो जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे थे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाई? देयर इज अ रीजन, बिकॉज उन 12 लोगों को नॉमिनेट किसने किया है, प्रेसिडेंट नहीं किया है। और नेक्स्ट टाइम अगर वही कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए खड़ा हो गया, मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए, इट इज ऑब्वियस कि वो जो 12 लोग हैं वो प्रेसिडेंट, उसी कैंडिडेट को, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे जिन्होंने जिन्होंने नॉमिनेट किया था। तो फिर ये तो फेयर इलेक्शन नहीं रहेगा ना। सो दैट वाज द कंडीशन, पहला कंडीशन, दैट ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज वेरी क्लियर, पहला। दूसरा, दूसरा क्या है, इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी एंड पुडुचेरी। एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, यूटी एंड पुडी आपका दिल्ली, इसको थोड़ा सा बाद में समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला। लोकसभा राज्यसभा खत्म हो गया, इसके बाद आपने सुना होगा विधायक भी वोटिंग करते हैं। विधायक का मतलब क्या, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी राज्य हैं उन राज्य की जो सरकारें हैं, विधानसभा जिन्हें बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जिन्हें विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, जो इलेक्ट होकर के जाते हैं आपके एरिया से, हर एरिया में होंगे, आपके एरिया में भी होंगे। अपने अपने अच्छे अपने एरिया के जो एमएलए हैं उनके कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन है आपके एरिया में एमएलए, ऐसे आइडिया रहेगा आपको कि है नहीं। दैट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो भी एमएलए इलेक्ट होकर के गए हैं स्टेट के, दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और ये कहां की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है यूटी भी होता है। यूटीज टोटल प्रेजेंट में कितनी हमारे इंडिया में, 8 यूटीज हैं, ठीक है। अब इन 8 यूटीज में अगर आप देखोगे तो दिल्ली और पुडुचेरी, अभी तो यहीं पर हो रहा है ना, अभी जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है, लेकिन अभी इलेक्शन जब होगा तो देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम में। अभी क्या है, पुडुचेरी एंड हमारा जो दिल्ली है, यूटी है हमारी दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन दोनों की में अगर देखोगे तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अगर आपसे कोई कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, नोट डाउन सब करते चलिएगा। तो पहली चीज तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा
इलेक्टेड एमएलएज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, एंड थर्ड इज दैट यूटीज के तौर पर अगर दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इन सभी को मिला दिया जाता है तो बनता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर, समझ में आई होंगी चीजें आपको कि क्या मैं बात कर रहा हूं। अब आपके दिमाग में बन रहा होगा क्या ये डायरेक्ट वोट देते हैं क्या? नहीं साहब, यहाँ बड़ा कॉम्प्लेक्स है इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है समझना चीजों को। तो उसलिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और देखते हैं जरा प्रेसिडेंट के बारे में। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड? वेरी सिंपल। तो पहली चीज तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम डिस्कस तो करने वाले ही हैं। पहली चीज तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? दैट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शन तो समझ में आ गया कैसे क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व नहीं है वोटिंग में। दूसरा क्या है? इलेक्शन held according to the proportional representative by means of single transferable voting system. Now we are explaining about little bit on that. थोड़ा सा बता देता हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट आपको केवल ये टर्म याद रखना है, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन करना नहीं है डिटेल में। There is a two word, one is called single transferable voting system. मैंने लिख इसलिए रखा है कि चीजें आपको थोड़ा सा जल्दी वे में समझाई जा सके। अगर मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे चीजें थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, इस तरह जो टर्म्स मैंने लिख रखे हैं कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजें, ऐसा नहीं है। सारी चीजें क्लियर है, अपन को टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ ये आपका अकेडमी की नहीं, मैं कंपटीशन भी पढ़ाता हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। पॉइंट में आते हैं अभी मुद्दे में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसका मतलब मैं आपको फील कराता हूँ। शायद अभी तक आपने फील नहीं हो गया, पढ़ा तो होगा लेकिन मतलब नहीं है समझ में आया होगा होता क्या है। देखा होगा इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग है, हर स्टेट में एमएलएज अलग अलग हैं। अच्छा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एमएलए वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो प्रेसिडेंट जो जिस स्टेट में एमएलए की संख्या ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 403 है, तो जिस स्टेट में एमएलए बहुत ज्यादा होंगे उनकी वोटिंग ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो फिर कहीं ना कहीं ये बायसनेस नहीं आ जाएगी कि जिसके पास एमएलए कम होंगे वहां थोड़ा सा मसला कम होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। जिस स्टेट की में पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां एमएलए भी ज्यादा होंगे। तो एक्चुअली में तो ये है ना कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में पूरे देश के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और दो देश के जो लोग हैं पार्टिसिपेट करेंगे इनडायरेक्ट तरीके से, तो उनके जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे एक फिक्स रेशियो में। यानी कि ये मेंटेन किया गया है कि लगभग जो वैल्यू ऑफ वोटिंग ऑफ वन एमएलए दैट शुड बी इक्वल फॉर ऑल। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां के एमएलए ज्यादा होंगे, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी एमएलए कम होंगे, लेकिन एक एमएलए के द्वारा दिया गया वोट एक वोट नहीं होता है, एक रेशियो नंबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन का होता है, बुक में दिया जाता है। मैं चाहूँ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर भी, दैट द वैल्यू ऑफ वन एमएलए इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इज इक्वल टू 1/1000। ये आपने देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होता है फॉर्मूला। आते हैं मुद्दे में, वापस लौटते हैं अभी। अच्छा, तो ये दो वर्ड याद रखना, इन दो वर्ड का यूज करता है, ये मेथड है इलेक्शन के, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसके बाद आ जाता है इलेक्शन हेल्ड इन सेक्रेड बैलेट पेपर सिस्टम। ये बैलेट पेपर के द्वारा इलेक्शन कराया जाता है, ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछाता है इलेक्शन कैसे होता है ना, तो अब इतने टर्म्स डाल दोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला आ जाता है ये, अच्छा तो मैंने बना ही दिया था, इसमें ऐड भी कर दिया वही जो भी मैं बता रहा था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन फंस सकता है, और अब एमसीक्यू के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई वोटिंग होती है, मेथड होता है, तो कैसे मेथड यूज करता है। तो वेटेज ऑफ वोट, कैसे वोट का वेटेज निकाला जाता है। किसी भी स्टेट का हो, एक एमएलए जब एक वोट कर रहा होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन वोट। तेरा सुन लो, बहुत टफ नहीं है, बहुत 2 मिनट का काम है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगी। वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ एमएलए, और पता भी होना चाहिए ना, पॉलिटिक्स तो लगभग लगभग हर इंसान को पता ही होना चाहिए, बिकॉज देश में कुछ भी हो जाए पॉलिटिक्स हमेशा आपके रंगों में रहेगी, बिना पॉलिटिक्स के देश चल नहीं सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। So how it is find out that the total elected member of legislative assemblies, सॉरी ये मसला उल्टा हो गया, ये मसला यहाँ पर मैंने पीडीएफ में थोड़ा सा गलत कर दिया है, पीडीएफ में यहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैं फिर से इसको यहाँ पर कर देता हूँ। लिखते समय एक्चुअली क्या है ना, बहुत काम रहता है और पीडीएफ बनाना भी बहुत जरूरी होता है, तो मैंने सारे लिखते समय मिस्टेक कर दी है।
इसका मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। होता क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ दैट स्टेट। उसी स्टेट के इलेक्टेड एमएलए, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यूपी की बात कर लेता हूं, तो यूपी की टोटल पॉपुलेशन ऊपर रखो, यूपी के टोटल एमएलए इलेक्टेड यहां रखो, इनटू 1/1000, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा तो ये नंबर बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए इसको छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है, और जो वैल्यू आएगी निकल करके वो एक वोट की वैल्यू के बराबर होगा, एक एमएलए की वोटिंग वैल्यू के बराबर होगा। सो दैट इज अ वेरी, ये कह सकते हो मिस्टेक है, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऊपर रखा जाएगा, ये नीचे कर दिया जाएगा और 1000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं वापस। बाकी मैं पीडीएफ में अगर बन जाएगा तो मैं इसको आपका सही कर दूंगा। फिर जब एमपी एक वोट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो वोटिंग वैल्यू एमएलए की पूरे इंडिया में निकल कर आएगी उस टोटल वोटिंग वैल्यू को काउंट कर लिया जाएगा। तो लिखा टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए पूरे इंडिया के। इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्टेड आपके यहाँ पर एमपी होगा। ये कैसे मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर इतनी ज्यादा, चलो इसीलिए कहते हैं ना चीजें क्लियर हैं तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। ये शायद मैं रात में पीडीएफ बना रहा था सोते समय, तो वहां पर ये हमको लग रहा है इधर उधर हो गया, बस एक ही जगह पर हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी यानी कि टोटल सांसदों की संख्या से डिवाइड कर दोगे टोटल किसकी, नंबर ऑफ वोटिंग वैल्यू ऑफ एमएलए, तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, मैं पीडीएफ में इसको सही कर दूंगा, टेंशन मत लो। आइए आगे बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपका आया है क्वेश्चन, बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, कह रहा है रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों कराते हो भैया, यार तुम सारे इलेक्शन करा लेते हो लोकसभा के आपके, तो इसको भी करा लो यार एमएलए के। बहुत सिंपल रीजन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेन हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट तो होता नहीं है, वो नॉमिनल हेड होता है। और अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर दोनों का डायरेक्ट हो जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा, क्लैश आ जाएगी पावर्स का बिटवीन, मनी का वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जरा समझते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला पॉइंट आप डालेंगे क्या, दैट वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट कराया जाता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, इसलिए लोकसभा का इलेक्शन हम डायरेक्ट कराते हैं। सो दैट वाज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तो ये ध्यान रखिएगा, रीजन हो गया। दूसरा, इफ वी इलेक्ट डायरेक्टली देन क्रिएट इनबैलेंस बिटवीन पीएम एंड प्रेसिडेंट, वही दूसरा पॉइंट कह रहा है। अगर हमने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट करा लिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ताकतवर हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट भी कहेगा तो हम तुम्हारी बात क्यों माने भैया, वो एडवाइस सीओएम, क्योंकि हम भी तो इलेक्ट हो गए हैं लोगों से। सो दैट विल बी क्रिएट अ क्लैश बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, एंड इट सेव टाइम एनर्जी एंड मनी। दूसरी चीज क्या, अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो फिर बहुत सारा पैसा ही बर्बाद होगा, नुकसान होगा, टाइम का लॉस होगा, मनी का लॉस होगा, इन सब से बचत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराने का ये बेसिक फायदा है, फंडा है। ठीक है आगे आते हैं, भैया जी देख लेते हैं, चलो आगे देख लेते हैं। अगला मसला, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, प्रेसिडेंट जीत कर आ गया। अब क्या होगा, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ जाएगा तो भैया वो क्या लेगा, शपथ लेगा, जिसे हम कहते हैं ओथ, ओथ ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट शपथ लेगा तो पहली चीज, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी प्रेसिडेंट महोदय है और ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, सीजीआई, सीजीआई की प्रेजेंस में क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं। क्लियर है, सीजीआई की प्रेजेंस में ओथ लेते हैं हमारे। दूसरी चीज, अगर सीजीआई नहीं है तो जो मोस्ट सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसकी प्रेजेंस में ये हो रहा होता है। ठीक है ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक तो ये कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरा, कितने साल तक के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है एक बार में, तो 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ये भी हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम आपसे क्वेश्चन एक करते हैं कि क्या कभी भी प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है क्या, कभी वैकेंसी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है, वैकेटिंग ऑफ ऑफिस, कब खाली हो सकता है प्रेसिडेंट का, इसकी कंडीशन समझ लीजिएगा। बाय द सबमिटिंग द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। पहली चीज तो एक ये समझिए, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आ रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि प्रेसिडेंट अपना
रिजाइन किसको करेगा, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सीजीआई को दे सकता है, नहीं, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देता है। इट इज वेरी क्लियर। दूसरा मतलब पहली चीज तो रेजिग्नेशन कैसे होता है और खाली कैसे हो सकता है, बाय गिविंग द रेजिग्नेशन। दूसरा दूसरा सिर्फ एक और रीजन हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट प्रेसिडेंट वायलेट द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ इट इज रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर प्रेसिडेंट ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर देता है तो उसको हटाया जा सकता है उस प्रेसिडेंट के पास से, और ऐसी कंडीशन पर वैकेंसी आ जाएगी। और अगर कभी वैकेशन होता है तो उस कंडीशन पर वाइस प्रेसिडेंट काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट। और ऐसा भी हो सकता है कभी छुट्टी में चला जाए, अगर छुट्टी में चला जाएगा तब भी वाइस प्रेसिडेंट काम कर लेगा, क्योंकि बीमार भी तो हो सकते हैं प्रेसिडेंट महोदय। तो एक तो कंडीशन ये ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। देखो वन बाय वन चल रहा हूं मैं, कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है, बहुत आसानी से चीजों को हम एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं, बहुत कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इन द मींस कि हम सारे टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट बना दिया गया किसी को, बहुत ताकतवर है प्रेसिडेंट, लेकिन ये संभावना तो हो सकती है ना कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर ले। और मिसयूज करेगा, अगर हम कहें आपसे कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का मिसयूज करेगा तो फिर तो गलत है, उसे प्रेसिडेंट के पद में नहीं रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे। ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है और उस हटाने की प्रोसेस को कहा जाता है इंपीचमेंट प्रोसेस। तो समझ लेते हैं भैया इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, आते हैं पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा जो मोटो है ना वो पढ़ना है, हंसी मजाक तो मैं बहुत करा सकता हूँ, ठीक है ना, हंसी मजाक के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करते हुए अपने कंटेंट को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पूरा कंटेंट आपको सॉलिड दिया जाए अच्छे से, एक बार अच्छे से मैं प्रयास करता हूँ, सारा दूंगा। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैरी ऑन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कि एक दो दिन लेक्चर देखा, तीसरे दिन लेक्चर देखा फिर बंद कर दिया, इज योर चॉइस। बट द पॉइंट इज दैट अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, पीवाईक्यू लगा लिया, 90+ मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज टॉपिक मैं उसी तरीके से कवर अप ही कर रहा हूँ। इट इज माई एक्सपीरियंस, मैं उसका अनुभव बता रहा हूँ कि आपका नहीं जाएगा, बाकी आपकी चॉइस। पॉइंट पे आते हैं, इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है, तो ध्यान रखिएगा इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस होती है। आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, वही पॉइंट है पहला। आपसे पूछेगा ना, अगर 3 नंबर में पूछा गया तो लिखने के पॉइंट आप ध्यान रखिए, 2 नंबर में लिखा जा रहा थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, 4 नंबर में आ गया तो और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, इट डिपेंड ऑन दैट। देखिए अगर आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहा है तो आप नियर बाई 20 to 30 वर्ड्स के बीच में लिख दीजिए, इससे ऊपर नहीं जाने की आवश्यकता है। 3 मार्क्स का है 35 to 40 वर्ड में आ जाइए, 4 मार्क्स का है 50+ चले जाइए, 50 से 60 के बीच में वर्ड लिख लीजिए, सफिशियंट है, ठीक है ना, मतलब एक तरीका है। बाकी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कम मत लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 2 मार्क्स क्वेश्चन है आपने एक लाइन में आंसर निपटा दिया, फिर यहाँ पे शॉर्टेज है कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो पॉइंट में आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। दूसरा, ओनली कब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, बेसिस क्या हो सकता है, तो बेसिस सिर्फ एक ही है, ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट हो गया। लिखने का तरीके हैं, पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहला ये लिख दीजिए, दूसरा ये लिख दीजिए, फिर तीसरा जब हटाने की प्रोसेस होगी तो और क्या किया जाएगा, किया ये जाएगा कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रपोजल लाया जाएगा वो कहां लाया जाएगा, पार्लियामेंट में लाया जाएगा। कौन हटा सकता है, अगर क्वेश्चन पूछे पार्लियामेंट हटा सकती है। जब प्रपोजल लाया जाएगा उसके 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि सर हम आपके खिलाफ प्रपोजल लेके आ रहे हैं, बी रेडी। और जब लाएंगे तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म तो करेंगे, लेकिन 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, अगर लोकसभा लेके आएगा तो लोकसभा के टोटल मेंबर का 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस रिटन सिग्नेचर करके प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे साहब। अगर राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा के टोटल मेंबर का 1/4। क्लियर है। तो अब इसके बाद जब ये हो जाएगा, देन अगर ये सब कुछ हो गई फॉर्मेलिटीज, फिर हाउस में लाया जाएगा, जिस भी हाउस में लाया जाएगा उसमें स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस का वोटिंग की जाएगा, अगर पास हो जाएगा तो अदर हाउस में जाएगा, और दोनों हाउस से अगर पास हो जाएगा तो इट इज पास माना जाएगा। उसी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जरा देख लीजिए। इस इंपीचमेंट प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो ये सोचते दिया नहीं जाता, फिर भी ध्यान रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में दिया गया है। आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको जो नॉलेज नहीं देना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको एक्स्ट्रा फालतू की इन्फॉर्मेशन दी जाए जो एग्जाम का कोई भी रिलेशन ना हो, उतनी जानकारी हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है।
प्रेसिडेंट के बारे में अगला पॉइंट आता है, ठीक है। रेजोल्यूशन इज मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 14 डेज, ये वही वाला पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट ऐड करना है। नोटिस इज राइटिंग एंड साइन बाय नॉट लेस देन 1/4 मेंबर, और टोटल कितने मेंबर होने चाहिए हाउस में, 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए और 14 डेज पहले इन्फॉर्म करना होगा। फिर इसके बाद कह रहा है क्या, जिस भी हाउस में लाया जाएगा, ठीक है, वहां हाउस के पास क्या है, चार्ज इन्वेस्टिगेटेड इन द हाउस ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, उस हाउस में लाया जाएगा जिस, फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन शुरू किया गया लोकसभा से, लोकसभा के लोगों ने 1/4 ने सिग्नेचर करके 14 डेज पहले इन्फॉर्म किया, अब लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में उस हाउस के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से उस प्रपोजल को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पर दो प्रकार से होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, एक होता है 2/3 ऑफ द टोटल प्रेजेंट मेंबर who are participate in voting। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा लोकसभा के टोटल मेंबर 543 हैं, तो इसका 2/3 निकाला जाएगा प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में। ये भी तो हो सकता है कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन टोटल 500 पहुंचे, तो 500 प्रेजेंट है, वो जो वोटिंग करेंगे उसका 2/3 अलग है, प्रेसिडेंट में टोटल का होता है, और सीजीआई वाले में प्रेजेंट एंड वोटिंग का स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। बट इतना कंफ्यूजन नहीं लेना है, अपन को आना है टोटल मेंबर ऑफ द हाउस 2/3 जो है उनके द्वारा पास कर दिया जाएगा। अगर पास कर दिया जाता है तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा मतलब लोकसभा शुरू हुआ तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से शुरू हुआ तो लोकसभा में जाएगा, एंड दूसरे हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को क्या करना होगा, पास करना होगा। और इस रेजोल्यूशन को जब पास किया जाएगा दूसरे हाउस में भी, इफ द both houses pass the resolution then the president will be removed from their office, और ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक कितना हो गया समय, आधे घंटे हो गए हमारे, बहुत लंबा नहीं घसीटेंगे। इस प्रकार हम आपसे कह सकते हैं, मैंने आज का जो आपको वादा किया था, थैंक यू सो मच, हो गया है। हमने आपसे वादा किया था, मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। हमने बात की थी किस चीज को लेकर के, कि आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, इलेक्शन प्रोसेस, कंपोजिशन, टर्म्स, इंपीचमेंट प्रोसेस, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, बहुत ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बट इट्स योर चॉइस, जिससे कि सिर्फ इस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमें कि मतलब अगर मैं ही पढ़ लूँ कोई और ना पढ़े। अगर किसी को हेल्प की नीड की जरूरत है, जिसे नहीं समझ में आ रहा, उसको आप जरूर शेयर कर दो, जिससे कि उसका भी थोड़ा सा हो जाए बेटर। एक क्लास और लेंगे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पूरा उस टॉपिक में रहेगा, बिकॉज पावर से 100% एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो पूरा जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ प्रेसिडेंट होगा, और इस प्रकार प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट एक टॉपिक में कंप्लीट कर देंगे, एंड प्राइम मिनिस्टर सीओ में एक टॉपिक में करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव का पूरा 4 लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बस एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को, और बहुत ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब तो चलता रहेगा, टेंशन नहीं है। मेहनत शानदार करिए, जान लगा दीजिए। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपको ध्यान रखना है, जिस दिन सक्सेस मिलेगी उस दिन लोग अपने आप जान जाएंगे आपकी मेहनत कैसी थी। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।